अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज के हमारे लेक्चरर एजुकेशन, एसएसटी, डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर, हेडमास्टर, टीचिंग लाइसेंस टेस्ट और दीगर एफजीआई के ऑनलाइन तैयारी के सिलसिले में मैं सलमान मोहम्मद बड़ेच, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट, आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज हैं। और आज जो हम थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास हेनरी फ्योल की थ्योरी, जिसको हम कहते हैं हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि हेनरी फ्योल के जो 14 नुकात हैं मैनेजमेंट के हवाले से, वो हम डिस्कस करते हैं। तो आज के हमारा बेसिकली तौर पे जो टॉपिक है वो है हमारे पास हेनरी फ्योल 14 प्रिंसिपल्स। ठीक है। तो इस थ्योरी को जो है वो हेनरी फ्योल थ्योरी भी कहा जाता है, हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल भी कहा जाता है, और इसको थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है। ठीक है। तो लिहाजा ये तमाम आपसे एग्जाम में या एमसीक्यूज के हवाले से इसमें इस तरह पूछे जा सकते हैं। तो चलें जी, आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास टॉपिक है हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा जी, तो बेसिकली तौर पे अगर हम इसका शॉर्ट ओवरव्यू लें ग्राफिक्स के जरिए, तो पहले ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं, फिर इसको वन बाय वन जो है तफसील से हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि हमारे पास हेनरी फ्योल जो है उसने 14 प्रिंसिपल दिए थे। तो उसने कहा कि किसी भी जो है वो मैनेजमेंट में और ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपके पास ये 14 उसूल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आप जो है एक ऑर्गेनाइज्ड और एक एफिशिएंट वे में जो है ऑर्गेनाइजेशन को चलाएं। तो बेसिकली तौर पे जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन को एक कोऑर्डिनेटेड और एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में जो है इस्तेमाल करें। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी है, और इस थ्योरी को मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में भी जो है कंसिडर किया जाता है डियर स्टूडेंट। ठीक है। तो लिहाजा आपके पास ये भी आ सकता है कि जो है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से वो बताएं। तो इसके हमारे पास जो बानी है वो हमारे पास जो है वो हेनरी फ्योल है। ठीक है। तो चलें सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इसके जो 14 नुकात हैं वो हमारे पास किस हवाले से हैं। सबसे पहले जो हेनरी फ्योल कहता है कि भाई आपके पास डिवीजन ऑफ वर्क होनी चाहिए। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब ये है कि भाई आपके पास जो है स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी होनी चाहिए। हर शख्स का अपना काम होना चाहिए। क्लर्क क्लर्क का काम करे, कंप्यूटर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करे, जो है टीचर टीचर का काम करे, माली अपना काम करे, कारपेंटर अपना काम करे, इलेक्ट्रिशियन अपना काम करे। तो वो बता रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक जो है काम की जो है वो तकसीम होनी चाहिए, और हर किसी का अपना काम मालूम होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम आते हैं सेकंड प्रिंसिपल पे, जो हमें बताती है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बताती है कि कौन मुझे हुक्म दे सकता है, किसको इख्तियार है कि वो मुझे काम बताए कि आपने इस तरह करना है। ठीक है। और और मेरी क्या जिम्मेदारी है कि मैं वो काम करूं। ठीक है। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अथॉरिटी से मुराद ये है कि आप को जो है पता होना चाहिए कि आपके पास ये इख्तियार है, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है कि जो आपको जिम्मेदारी दी गई है वो आप पूरी करेंगे। ठीक है। सेकंड के बाद हम आते हैं जो थर्ड पे, इसका मतलब है डिसिप्लिन। तो वो बता रहा है कि जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अहकामात मानना, ठीक है, रिस्पेक्ट करना, और जो उसूल तय किए गए हैं या जो ऑर्डर इंस्ट्रक्शन आते हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी स्कूल में मिसाल के तौर पे टीचर जो है डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो जो इदारा है वो फिर जो है एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में काम नहीं कर रहा होगा। तो डिसिप्लिन यही है, काम पे आना, काम पे करना, और जो स्टैंडर्ड्स जो दिए गए हैं उसी के मुताबिक जो है वो काम को करना। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास आता है डियर स्टूडेंट यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड ये है कि भाई तमाम जो हमारे पास है, जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं उसका एक बॉस होना चाहिए। अगर आपने एक दो तीन बॉस हैं और तीनों अहकाम दे रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है, ये भी आपका अफसर है वो भी आपका अफसर है, एक कहता है कि ये काम को इस तरह करो, दूसरा कहता है ये काम को इस तरह करो, तो फिर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम खराब होता है। तो लिहाजा जो यूनिटी ऑफ कमांड है, जिसको कहते हैं कि जिसका इख्तियार है, मरकजी इख्तियार है, वो सबको मालूम होना चाहिए और वो एक होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, फोर्थ पे जब हम आ जाते हैं फिर हमारे पास आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये होता है कि अब आपको जो काम दिया गया है, अब आपके पास वन हेड वन प्लान फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव है। अब आपका जो लीडर है, जो आपका सुपरवाइजर है या जो मैनेजर है, वो आपको काम का तरीका बताएगा और आपने उनको फुलफिल करना है।
बाकी आपने उस मैनेजर को सपोर्ट करना है, वो आपको काम का बताएगा और आपने उस मकसद को अचीव करना है। ठीक है। अच्छा जी डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम आते हैं कि और बताया है सबऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो सबऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट का हमारे पास क्या है कि भाई आपने क्या करना है, हायर इंटरेस्ट को ज़्यादा देने। मिसाल के तौर पे फर्ज कर लें कि ये शख्स जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ का जो है वो रिश्तेदार है, और ये हमारे पास आम पब्लिक है। अब जो है हमें सिर्फ इसको प्रमोशन नहीं देनी चाहिए, या सिर्फ हमने इसका ख्याल नहीं रखना चाहिए, इन सब का ख्याल रखना चाहिए। इसको कहते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी कि तमाम का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, ना कि सिर्फ जो है एक शख्सियत का। ठीक है डियर स्टूडेंट। सिक्स के बाद हमारे पास आते हैं रेमुनरेशन पे। रेमुनरेशन से मुराद क्या है कि जो शख्स काम कर रहा है, जो इदारे में वर्कम काम कर रहा है, उसको उसके मुताबिक, उसके बिसात के मुताबिक, उसको उसके ग्रेड के मुताबिक, उसको उसके काम की जिम्मेदारी के मुताबिक तनख्वाह देनी चाहिए। ये नहीं है कि एक शख्स से आप इतना ज़्यादा काम ले रहे हैं, लेकिन जब उसकी सैलरी की बात आ जाती है तो आप उसको मिनिमम पे कर रहे हैं। तो बता रहे हैं फिर इस तरह ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाती है, उसकी मोटिवेशन कम हो जाती है, वो फिर काम नहीं करते। तो बेसिकली तौर पे जो सैलरी है, ये भी बेहतरीन जो है मोटिवेशन सोर्स है। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं एट्थ पे, आते हैं कि सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो वो बता रहा है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो इदारे या मुख्तलिफ जो है लोग या डिपार्टमेंट काम कर रहे होंगे। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो मरकज़ी जो है वो होना चाहिए, कि डिसीजन इस तरफ से आना चाहिए। अब अगर ये सुपरवाइज़र अलग डिसीजन ले रहा है, ये अलग ले रहा है, तो फिर जो है काम ख़राब हो जाएगा। तो तमाम जो सुपरवाइज़र हैं वो एक सेंट्रलाइज वे में, एक मरकज़ से एक तरह से जो है वो क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो एट के बाद हम आते हैं नाइन्थ पे, आते हैं नाइन्थ। हमारे पास है स्केलर चेन। ठीक है। तो बता रहे लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए कि ऊपर से आके नीचे। सही है। मिसाल के तौर पे अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल है, ये हमारे पास प्राइमरी का हेड है, ये हमारे पास मिडिल का हेड है, ये हमारे पास जो है वो हाई का हेड है। उसके बाद हम आते हैं कि भाई ये हमारे पास जो है वो हाई स्कूल टीचर्स हैं, ये हमारे पास मिडिल स्कूल टीचर्स हैं, और इसके बाद जो है प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं। तो इस तरह हायर की होनी चाहिए। अगर हम कंपनी की बात करें तो सबसे पहले ये सीईओ होगा, ये उसके डायरेक्टर्स होंगे, ये उसके जो है वो एडिशनल डायरेक्टर्स होंगे, ये उसके डिप्टी डायरेक्टर्स होंगे। इस तरह जो है एक मालूम होना चाहिए कि एक सीनियर के बाद दूसरा सीनियर कौन है। ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास 10 में, हम आते हैं ऑर्डर। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ये है कि हर चीज़ की अपनी जगह होनी चाहिए। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपके बुक्स हैं तो बुक्स कहाँ पे होनी चाहिए, अगर स्कूल में है तो लाइब्रेरी में होनी चाहिए। अगर आपके पास फर्नीचर है या दूसरा है तो उसकी जगह क्या है, उसकी जगह गोदाम नहीं है, उसकी जगह हमारे पास जो है क्लासेस है। ठीक है। तो इस तरह हर चीज़ जो है, इसी तरह अगर हम देखें कि एक शख्स की कहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा है, कि जहाँ पे वो अच्छा काम कर सकता है, उसको वहीं पे रखें। ठीक है। उसके बाद हमारे पास डियर स्टूडेंट 11 आता है इक्विटी। इक्विटी में यह है कि आप जो है मुकम्मल तवाज़ुन रखें, किसी से नाइंसाफ़ी ना होने दें, किसी को अपने जान या ना पहचान के हवाले से जो है वो ना करें। जो भी फैसला आप करते हैं बिल्कुल आप इंसाफ के साथ करें। ठीक है। 11 के बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास आता है 12, जिसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। ठीक है। सॉरी, सेंट्रलाइजेशन हमने यहाँ पे पढ़ लिया था। ठीक है। 13 पे आते हैं, इनिशिएटिव पे हम आते हैं। इनिशिएटिव हमारे पास क्या है कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होनी चाहिए। आपने जिस एम्प्लॉय को लगाया है तो उसको ये इत्मीनान होना चाहिए कि मैं काम कर रहा हूँ, और ये यहाँ पे मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं यहाँ पे 5 साल तक जो है वो, या अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो 60 ईयर्स तक जो है मैं यहाँ पे परमानेंट हूँ। तो अगर उसको ये डर रहेगा कि कल मैं जो है मुझे निकाल देंगे, इस जो है फर्स्ट को मुझसे निकाल देंगे, तो वो फिर सही काम नहीं करेगा। वो फिर अपनी सीवीज किधरी और जमा करेगा, किधरी और जो है वो कोशिश करेगा। तो इस तरह जो है ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो जाता है। 14 हमारे पास है स्प्रिट द कॉर्प। स्प्रिट द कॉर्प हमारे पास क्या है कि यहाँ पे जो यूनिटी टीम और स्पिरिट होनी चाहिए, कि तमाम लोग अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या एक ब्रांच में काम करते हैं, उन सब में इत्तेफाक होना चाहिए, उन सब में काम, एक साथ काम करने का जज्बा होना चाहिए। तो बेसिकली तौर पे हमारे पास जो है हेनरी फ्योल ये 14 पॉइंट्स मैनेजमेंट का बताता है कि अगर कोई इदारा इन 14 पॉइंट्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो इम्प्लीमेंट करता है, तो फिर ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन बड़ी इफ़ेक्टिव वे में चलेगी, और हम जो अपने एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए जी, हम आगे चलते हैं। अब हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि हमारे पास हेनरी फ्योल कौन था डियर स्टूडेंट। हेनरी फ्योल वाज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर
एंड वन ऑफ द pioneers ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। तो हेनरी फ्योल जो है हमारे पास एक फ्रांसीसी कनकुनी इंजीनियर था, जिसने क्या किया था, जिसने हमारे पास क्लासिकी इंतज़ामी नज़रिया के बानियों में से वो एक थे, और उन्होंने ये नज़रिया पेश किया था। He introduced the idea that management is a separate function that can be studied scientifically and applied to all types of organization। तो इन्होंने ये तस्वर पेश किया था कि जो इंतज़ामिया है ये एक अलग ब्रांच है, इसका जो है अपना एक सेटअप होना चाहिए। उससे पहले ये जो है इसको इतना स्पेशल ट्रीट नहीं किया जाता था। तो लिहाजा इसमें वो बता रहा है कि इसका बाकायदा तौर पे साइंसी मुताला होना चाहिए, और इसको फिर तमाम ऑर्गेनाइजेशन पे जो है वो लागू होना चाहिए, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई कंपनी हो, ठीक है। तो उन पे जो है ये इसमें होना चाहिए। तो जितनी भी मल्टी नेशनल कंपनीज हैं आजकल जो है, आप देखते हैं जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अब तक हमारे पास जो है हेनरी फ्योल के ये 14 प्रिंसिपल से उन्होंने अप्लाई किए हैं और वो चला रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास जो है इसको थ्योरी को डिस्कस करते हैं कि ये थ्योरी हमारे पास बेसिकली थ्योरी। Fuel theory explain management as a structured process involving planning, organizing, commanding, coordinating and controlling। तो फ्यूल का ये नज़रिया इंतज़ाम के हवाले से है, जिसमें वो कहता है कि ये एक मैनेजमेंट एक जो मुनज़्ज़म अमल है, उसमें ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि मनसूबाबंदी ज़बरदस्त हो रही है, तंजीम साजी बेहतरीन हो रही है, लोग जो ऑफिसर्स हैं अपने सबऑर्डिनेट को जो है वो सही तौर पे गाइड कर रहे हैं, और उनको जो है राब्ताकारी है, और इसके अलावा जो है उनकी निगरानी कर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये एक मुनज़्ज़म अंदाज में की जानी चाहिए। He believed that following clear principle of improves organizational efficiency and effectiveness। वो ये कहता है कि इनका ख्याल ये है कि वाजिया उसूलों पर, कौन से उसूलों पर, इन 14 उसूलों पे जो इन्होंने बताया गया है। वो बता रहा है कि इन 14 उसूलों पे अगर हम अमल करें तो जो किसी भी इदारे की या जो तंजीमी कारकर्दगी है वो बहुत मौसर और बहुत बेहतर हो जाएगी, कि इन 14 उसूलों को जो है वो हम इम्प्लीमेंट करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में। चलेंगे आगे चलते हैं। अब आते हैं इसके वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसको हमने पहले ग्राफिक्स के जरिए डिस्कस किया, तो चले अभी हम इसको ये पे डिटेल में भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, तो डिवीजन ऑफ वर्क वो पे क्या है कि वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्ट। वो बता रहा है कि काम की तकसीम होनी चाहिए और बाकायदा तौर पे उनके स्पेशलाइजेशन पे तकसीम होनी चाहिए। कारपेंटर कारपेंटरी का काम करेगा, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन का काम करेगा, क्लर्क क्लर्क का काम करेगा, टीचर टीचर का काम करेगा। टीचर को आप क्लर्क के काम पे लगाएंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगी, या क्लर्क को आप टीचिंग के उस पे देंगे तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। अच्छा जी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर मस्ट हैव अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर्स बट आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन। तो वो बता रहा है कि जब आप एक को इख्तियार दे रहे हैं, उसको जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो जब वो किसी को ऑर्डर दे रहा है तो लिहाजा वो इसका जिम्मेदार भी होना चाहिए। कल को अगर वो काम नाकाम होता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी फिर मैनेजर की होगी, तो वो फिर बराबर का हकदार होगा, कामयाबी में भी और नाकामी में भी। डिसिप्लिन पे आते हैं। एम्प्लॉय मस्ट फॉलो रूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल एग्रीमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। तो जो है जो किसी भी इदारे में काम करने वाले जो लोग हैं उसको जो है नज़्म ज़ब्त का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। तो क्योंकि इसमें हमारे पास अगर डिसिप्लिन ना हो तो फिर जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहती। वो इस वजह से अगर फ़र्ज़ कर लें कि एक स्कूल में जो है 9 बजे का टाइम दिया गया है, और अगर कोई 9:30 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, तो फिर स्कूल का निज़ाम क्या हो जाएगा, दरहम बरहम हो जाएगा। या सीनियर जूनियर की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, काम को फॉलो नहीं जा रहा है, जो SOPs हैं वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा हो जाता है, ज़ाहिर है ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगी। Unity of command. Each employee should receive orders from only one superior to avoid confusion। तो बता रहा है कि जो अहकामात आते हैं, जो ऑर्डर्स आते हैं, वो सिर्फ एक डायरेक्शन से आने चाहिए, ठीक है। और एक आपका लीडर होना चाहिए। अगर आपके पास 2-3 लीडर हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आप किसकी माने, तो फिर जो है वो ऑब्जेक्टिव्स जो मकासद हैं वो अचीव नहीं होंगे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑल एक्टिविटीज विच द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी डायरेक्टेड बाय वन प्लान एंड वन लीडर। एक तो हमारे पास कमांड आ जाती है, एक हमारे पास जो है वो डायरेक्शन आ जाती है। कमांड यानी कि हमारे पास जो सबसे जो पहला जो बॉस है, जिसको टॉप लेवल कहते हैं, वो कमांड है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वो है जो आपका सुपरवाइजर या मैनेजर जो है आपको अहकामात देता है, आप उनकी तरफ से जो है वो काम फॉलो करेंगे। एक प्लान उन्होंने दी है वो प्लान फॉलो करेंगे। तो लिहाजा
तमाम जो 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 सरगर्मियां हैं या जो मकासद दिए गए हैं वो आपको पूरा जो मैनेजर हैं वो आपको वन बाय वन इस तरह बताते जाएंगे। अच्छा जी, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन गोल शुड कम बिफोर पर्सनल इंटरेस्ट। तो किसी की जाती इंटरेस्ट या उस पे किसी को जो है फायदा देखना, जबकि ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान देना जो है ये सही नहीं है। तो लिहाजा आपने जर्नल इंटरेस्ट को देखना है और जो है इदारे के इंटरेस्ट को भी देखना है। ठीक है। पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखना कि इसमें आपका जाती मफाद हो या आपके दोस्त का जाती मफाद हो या आपके किसी रिश्तेदार का जाती मफाद हो। रेमुनरेशन। एम्प्लॉय शुड बी फेयरली पे टू इंश्योर मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन। तो लिहाजा जब आपने किसी को काम पे लगाया है तो उसको आप उसके बिसात के मुताबिक, उसके ग्रेड के मुताबिक, उसकी मेहनत के मुताबिक, उसके परफॉर्मेंस के मुताबिक तनख्वाह दें। आप काम उससे ज़्यादा ले रहे हैं, तनख्वाह कम दे रहे हैं, तब भी जो है ऑर्गेनाइजेशनल जो है वो वर्क मुतासिर होगा। या कोई काम कम कर रहा है और आपको उसको ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, तब भी काम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फिर सही नहीं चलेगी। अच्छा जी, सेंट्रलाइजेशन। डिसीजन मेकिंग शुड बी बैलेंस बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो जो हमारे पास जो ख़ास तौर पे जो फैसला साजी है उसमें एक तवाज़ुन रहना चाहिए कि टॉप मैनेजमेंट जो फैसला करता है वो जो है डायरेक्शन तो दे लोअर लेवल्स के जो मैनेजर्स को, तो उनके काम में इंटरफेरेंस ना करें। लोअर लेवल बेहतरीन जानते हैं कि वो अपना काम जो है वो किस तरह जो है अपने वर्कर से करा सकते हैं। अच्छा जी, फिर बता रहा है कि स्केलर चेन होने चाहिए। देयर शुड बी अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम बॉटम टू ऑर्गेनाइजेशन। तो लिहाजा किसी भी इदारे में जो है वो ओहदे की बुनियाद पे या सीनियरिटी की बुनियाद पे जो है वो एक तकसीम होनी चाहिए। जैसे शुरू में अगर हम स्कूल के हवाले से डिपार्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो जो सबसे बड़ा ऑफिसर है आप उसको सेक्रेटरी स्कूल डिपार्टमेंट कह सकते हैं। उसके बाद आपके पास डायरेक्टर आ जाता है, उसके बाद आपके एडिशनल डायरेक्टर्स आ जाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आ जाता है, फिर जो है आपका हेड मास्टर या प्रिंसिपल आ जाता है, उसके बाद फिर आपका वाइस प्रिंसिपल आ जाता है। तो इस तरह स्केलर चेन होना चाहिए। अच्छा जी, ऑर्डर की बात करें। रिसोर्सेज एंड पीपल शुड बी राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो जो लोग हैं, जो अफराद हैं, जो वसाइल है उसको अपनी जगह पर जो है जहाँ पे मखसूस है वहाँ पे होने चाहिए। ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल कोई 200 300 स्कूल के लिए बुक्स आई हैं तो उसकी जगह प्रिंसिपल ऑफिस में सजाना नहीं है बल्कि उसका काम जो है लाइब्रेरी का है। ठीक है। इसी तरह चेयर जो है फालतू पड़ी है, गोदाम में पड़ी है, लेकिन क्लासरूम में बच्चे जो है वो नीचे बैठ रहे हैं, तो ये जगह होनी चाहिए यहाँ पे। या फिर जो है राइट पीपल इन द राइट प्लेस का मतलब ये है कि एक जो है एसएसटी साइंस टीचर है तो वो बेहतरीन तौर पर साइंस पढ़ा सकता है। आपने उसको अगर इंग्लिश पे लगाया है, इंग्लिश वाले को साइंस पे लगाया है, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, इक्विटी पे आते हैं। एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड फेयरली विद द काइंडनेस टू बिल्ड लॉयल्टी। तो लिहाजा आपने अपने वर्कर्स को, आप अपने टीचर्स को, आप अपने सबॉर्डिनेट्स को बहुत ही जो है इंसाफ के उसूल के मुताबिक बहुत ही इंसानी जो है वो जज्बे के तहत और शफकत के साथ आपने उसके साथ पेश आना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। जॉब सिक्योरिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू रिड्यूस एम्प्लॉयज टर्नओवर। तो डियर स्टूडेंट, ये टर्नओवर उसको कहते हैं कि जब लोग जो है एक इदारे को बहुत जल्दी छोड़ रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा वो बता रहा है कि जब आप किसी को काम पे लगाएं तो उसको जो है टेन्योर के बारे में बाकायदा तौर पे बताएं कि आपने 1 साल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, जब आप अच्छा सा काम करेंगे तो हम आपको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया तो फिर हमको अगले 5 साल का देंगे। तो इस तरह जो है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होने चाहिए। ये नहीं पता कि वो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर नहीं कर रहे हैं और वो बेचारे को भी नहीं पता कि अभी मुझे जो है 10 दिन बाद निकाला जा रहा है, नहीं निकाला जा रहा। तो इस तरह तो फिर वो अपना दिल लगा के काम नहीं करेगा ना ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा जी, इनिशिएटिव। एम्प्लॉय शुड बी इनकरेज टू टेक इनिशिएटिव एंड कंट्रीब्यूट आइडियाज। तो आपके इदारे में स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, वर्कर्स होंगे जो कि बहुत अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आ सकते हैं। एक नया काम करना चाह रहे हैं, एक अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो आप उनको इंकरेज करें कि आए ये काम करें। या आपका भी इदारा है, आप इसमें जो है हाथ बटा सकते हैं। तो अगर आप उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कोई नया काम करने नहीं देंगे जो अच्छा उसके जहन में आइडिया है, हो सकता है आपके से बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया उसके पास हो, क्योंकि वो रोज़ वो काम करता है तो उसको और ज़्यादा अच्छा पता होगा। तो आप उसको इंकरेज करें। ठीक है। लास्ट हमारे पास है स्प्रिट द कॉर्प।
तो स्पिरिट द कोर का मतलब है टीम स्पिरिट एंड यूनिटी शुड बी प्रोमोटेड टू स्ट्रेंथन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी इदारे में काम रहने ले या ब्रांच में या किसी एक सेटअप में, एक रूम में, या कोई टास्क है, प्रोजेक्ट है, उसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं तो उनमें एक जो है इत्तेफाक होना चाहिए, उसमें यूनिटी होनी चाहिए, ग्रुप वर्क का जज्बा होना चाहिए, एक दूसरे का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। जब वो इस तरह काम करते हैं तो वो फिर जो है ऑर्गेनाइजेशन और इसके साथ साथ जो टास्क है वो भी बहुत अच्छी तरह जो है वो कवर हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये तो थे हमारे पार्ट 14 पॉइंट जिसको हमने डिस्कस किया। अब आते हैं हम इसकी इम्प्लीकेशंस देखते हैं कि हमारे पास इसके एजुकेशन में इम्प्लीकेशंस क्या है। ये हमारे पास वो स्टूडेंट जो कि उर्दू में जो तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये उनके लिए है, ठीक है। ये वही 14 पॉइंट्स है। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि हमारे पास इसमें हमारे पास एजुकेशन में इसके अगर हम अप्लाई करें तो वो क्या होता है। क्लियर रोल्स फॉर टीचर्स एडमिनिस्ट्रेटर इम्प्रूव स्कूल्स मैनेजमेंट। तो असातिज़ा और जो मुंतज़मीन है उसके स्कूल के हवाले से जो है उसको पूरी तौर पे पता होना चाहिए उसकी क्या जिम्मेदारी है। अब हम क्या कर रहे हैं, उन 14 पॉइंट्स को अगर हम एजुकेशन में इस्तेमाल करें तो बेसिकली तौर पे ही वो सवाल है। तो हमारे पास टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हेड मास्टर है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल्स है, उसके लिए बिल्कुल एक वाजिया हो कि उनका काम क्या है, उनका क्या इख्तियारात है, तो फिर वो बेहतर तौर पे काम कर सकते हैं। प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क इनहांसेस टीचिंग क्वालिटी। तो अगर आपने जो है वो बाकायदा तौर पे काम को जो है आपने तकसीम किया है बेहतरीन तौर पे, तो टीचर अच्छा काम कर सकते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश को पढ़ाएं, साइंस वाले साइंस को पढ़ाएं, मिडिल जो टीचर्स हैं वो मिडिल वाले को पढ़ाएं, हायर सेकेंडरी जो टीचर्स हैं वो हायर सेकेंडरी में पढ़ाएं। अगर आपने प्राइमरी वाले को हाई में रखा है तो फिर तो और मसले हो जाएंगे। ठीक है। डिसिप्लिन इंश्योर स्मूथ क्लासरूम एंड स्कूल इन्वायरमेंट। तो आपने नज्म ज़ब्त का ख्याल रखना है। किसी भी इदारे में जब नज्म ज़ब्त नहीं होगा, उसका ख्याल नहीं रखा जाएगा, एसओपीज़ को जो है फॉलो नहीं किया जाएगा, तो फिर इदारे जो है वो ख़राब हो जाते हैं। लीडरशिप स्ट्रक्चर हेल्प इन बेटर कोऑर्डिनेशन। तो जो क़यादत है, जो 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 लीडर होता है, उसकी आमंगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसकी कोऑर्डिनेशन और उसकी मदद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो लीडर जो है वो आपको अच्छा इंकरेज करने वाला, मोटिवेशन वाला है, तो आप बहुत अच्छा काम करेंगे। अगर नहीं है तो फिर वो उसका उलट हो जाएगा। इंकरेजेस टीम वर्क अमंग स्टाफ एंड स्टूडेंट। तो ये इंकरेज करता है ये थ्योरी के इसमें हमारे पास जो स्टाफ है, स्टूडेंट्स है, प्रिंसिपल है, ये आपस में एक दूसरे के साथ एक टीम वर्क की तरह काम करे और जो है एक अच्छा माहौल बने। ये तो थे हमारे पास इसके इम्प्लीकेशंस जो हमने एजुकेशन में पढ़े। अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट, आते हैं कि हमारे पास कि इसके जो इस थ्योरी के जो स्ट्रेंथ है, जो खासियतें हैं वो क्या। प्रोवाइड सिंपल एंड ऑर्गेनाइज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इंतज़ामिया के बिल्कुल सादा और बेहतरीन और मुनज़्ज़म उसूल के बारे में बताया गया है, और ये जो है लगता है कि वाकई जो है इससे जो है एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर सकती है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन कैन बी अप्लाइड इन स्कूल बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक आलमगीर जो है वो उसूल है जिसको आप स्कूल में इस्तेमाल कर सकते हैं, कारोबारी उसमें कर सकते हैं, मल्टी नेशनल कंपनी में इस्तेमाल कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हर जगह पे है। इम्प्रूव एफिशिएंसी, कारकर्दगी में बेहतरी आती है। हेल्प इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस कंफ्यूजन। इन 14 उसूलों को जब आप किसी भी जगह पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो पैदावारियत है या जो इफ़ेक्टिवनेस है वो ज़्यादा बढ़ती है। अगर कंपनी है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अगर स्कूल है तो उसमें जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, और उलझन कम होती है, हर किसी को पता होता है कि फिर मेरा काम क्या है, तो लिहाजा कन्फ्यूजन जो है वो फिर नहीं रहती। प्रोमोट्स डिसिप्लिन, इंकरेजेस ऑर्डर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। तो लिहाजा ये क्या करती है, ये जो है जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है कि नज़्म ज़ब्त का इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से इदारा जो है वो बेहतरीन वे में चलता है। फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्स द बेस ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल स्टडीज़। जो हमारे पास मॉडर्न मैनेजमेंट जो स्टडीज़ जो है उसके बाद इसके बाद जब आती हैं तो इसने उसके लिए एक बुनियाद फराहम की है। ठीक ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए जब हम आगे चलते हैं, अब आते हैं हम इसके वीक एरियाज पे आते हैं कि हमारे पास क्या है। टू रिजिड कंसिडर्ड इनफ्लेक्सिबल फॉर मॉडर्न डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। इतने ज़्यादा जो है वो सख्त उसूल इन 14 जो है दे दिए गए हैं। आजकल के जो हमारे पास बदलती हुई दुनिया है, जो बदलती हुई हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ पे इसको जो है गैर लचकदार समझा जाता है। ह्यूमन बिहेवियर इग्नोर्ड डज नॉट फुली कंसिडर ह्यूमन इमोशंस एंड साइकोलॉजी। तो जितना भी है वो उसूल के बारे में बात हो रही है, उसके बारे में बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है, तो ह्यूमन इमोशंस और उसके नफ्सियात को इग्नोर किया गया है।
यानी कि इसमें आपने किसी भी जगह पे नहीं देखा कि फैमिली का भी इस पे इफेक्ट होता है। आपने इस जगह पे कभी भी नहीं देखा कि उसके नीड्स के बारे में जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं। वो चीज़ इसमें बिल्कुल नहीं है। ओवर सिंप्लीफाइड, रिड्यूस complex मैनेजमेंट सिचुएशन इनटू फिक्स रूल्स। इतना ज़्यादा आसान बना के दिखाया गया है, लेकिन ये इतना है नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट के जो इश्यूज होते हैं वो इतने फिक्स्ड नहीं होते कि ये एक को सही कर दें तो दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा करें तो तीसरा सही हो जाएगा। लेस फोकस ऑन इनफॉर्मल ग्रुप्स, इग्नोर इनफॉर्मल रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो गैर रस्मी जो ताल्लुकात है उसको नज़रअंदाज किया गया है। मिसाल के तौर पे आपके ताल्लुकात दूसरे ब्रांचेस से भी हो सकते हैं। आपके मिसाल के तौर पे फाइनेंस डिपार्टमेंट का एचआर से हो सकता है, एचआर का मार्केटिंग से हो सकता है। इसी तरह स्कूल के हवाले से करें, एक प्राइमरी स्कूल टीचर का एसएसटी यानी कि सेकेंडरी स्कूल टीचर से हो सकता है, सेकेंडरी स्कूल टीचर का जेईटी पीएसटी से हो सकता है। तो वो उन चीज़ों को इग्नोर किया गया है, तो उनका ताल्लुकात पे भी तो फर्क पड़ता होगा ना। नॉट ऑलवेज प्रैक्टिकल, सम प्रिंसिपल्स आर डिफिकल्ट टू अप्लाई इन रियल लाइफ सिचुएशन। जो उसूल बताए गए हैं वो इतने अमली नहीं हैं। तो जो उसूल बताए गए हैं वो हकीकी ज़िंदगी में अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो वो फिर जो है हम इस थ्योरी को फिर जो है ये हमारे पास इसकी कमज़ोरियाँ थी डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और हमारा एजुकेशन एंड पेडागोजी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय साले मोहम्मद के नाम से, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो फेसबुक पेज है एजुकेशन एंड पेडागोजी, और व्हाट्सएप चैनल है एजुकेशन पेडागोजी, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और हमारे इस नंबर पे भी आप प्राप्त कर सकते हैं।